आज हम पुनः वर्ग दशम के लाइट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज ये दूसरा पार्ट होगा, वर्ग 10 के लिए है ये। और फिजिक्स के पहला टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइट, जो कल अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, चिन्ह, परिपाटी, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इन सब बातों पर चर्चा हो चुका है। और शायद लास्ट में चिन्ह परिपाटी तक बताया गया था। आज हम अवतल दर्पण पहले पढ़ लेते हैं। ऐसे पहले समतल दर्पण पढ़ना था, लेकिन पुनः हम एक एक करके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और पुनः समतल दर्पण पढ़ लेंगे। तो आज हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर ये क्या है? ये एक ऐसा गोलीय दर्पण है, यह एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या जिसका उभरा हुआ सतह रजतीत किया हो, ऐसा होगा। यह एक गोलीय दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण में हम किरण के गुण के बारे में पढ़ेंगे। किरण के गुण जान जाने के बाद हमको प्रतिबिंब का फॉर्मेशन यानी इमेज फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसी से पता चलेगा। तो पहला प्रॉपर्टीज जो है अवतल दर्पण में हम बता रहे हैं। मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये एक प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, इन सब बातों का चर्चा पिछले कक्षा में हो चुका है, यानी पार्ट 1 में हो चुका है। तो आज हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं सीधा। ये प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष क्या है? तो प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाता है? तो ये प्रधान अक्ष कहलाता है। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरती है, या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह क्या? फोकस है। पहला प्रॉपर्टीज है, मतलब अवतल दर्पण में जब कभी भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है? फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। परावर्तन के बाद कहाँ चली जाती है? प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और फोकस से होकर अगर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। ये दो प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ये तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित होती है, वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित होती है, तो वक्रता केंद्र पर ही वापस रिटर्न हो जाता है। तो वक्रता केंद्र से होकर के अगर आपतित होती है तो वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न क्यों हो जाता है? अगर इस बात को हम समझना चाहें तो हम यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और आपको पता है गोले के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत होती है। वक्रता केंद्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है तो निश्चित रूप से त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत होगी। जैसे ये मान लेते हैं एक समतल दर्पण है और इस पर कोई एक किरण आई है, ये किरण आपतित हुई है और ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पे ये खींचा गया अभिलंब है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है? आपतन कोण आई। और ये परावर्तित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है, आर। तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, परावर्तन कोण आर। अगर आपतन कोण का मान घटता चला जाएगा तो आपतन कोण का मान घटेगा तो परावर्तन कोण का भी मान घटेगा। अगर आपतन कोण सीधा अभिलंब यानी नॉर्मल के डायरेक्शन में आ गया, यदि किरण आपतित अभिलंब के दिशा में हो गया तो ये परावर्तित भी किस दिशा में होगा, अभिलंब के दिशा में होगा। अगर ये आपतित किरण अभिलंब के दिशा में आया तो परावर्तित भी क्या हो जाएगा, अभिलंब के दिशा में। चूँकि आपतन कोण का मान यहाँ 0 हो जाएगा तो परावर्तन कोण का भी मान 0 हो जाएगा। तो वही ये जो स्पर्श रेखा है जहाँ एक समतल दर्पण का काम करेगा और इस समतल दर्पण पर ये अभिलंब का काम करेगा, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा तो नॉर्मल पे ही चला जाएगा। अभी तक हम 3 प्रॉपर्टीज बताए। प्रधान अक्ष के समानांतर आया था तो फोकस से होकर परावर्तित हो रहा था। अगर फोकस से होकर के आपतित होता तो प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाता है। दूसरा, वक्रता केंद्र पर अगर आपतित हुआ तो वक्रता केंद्र पर ही वापस चला जाता है, वक्रता केंद्र पर ही वापस चला जाता है। अब देखो चौथे प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। चौथे प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, अगर प्रकाश की किरण ध्रुव के दिशा में आपतित होती है, अगर मान लीजिए ये ध्रुव है, प्रकाश की किरण ध्रुव के दिशा में अगर आपतित हुई तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये आपतन कोण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण ये आर से डिनोट किया जाएगा। सीधा अगर ध्रुव पर किरण आपतित होती है तो एक लाइन में बोलेंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण वापस चली जाती है। हालांकि परावर्तन के नियम का पालन हर एक जगह होता है, लेकिन यहाँ जब ध्रुव पर आपतित होती है तो यहाँ कहने को कुछ और शब्द मिलते नहीं हैं, तो एक लाइन में हम बोल देते हैं कि ध्रुव पर जब आपतित होती है तो आपतन कोण बनाते हुए, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए ये वापस चली जाती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं और इसी 4 प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब का डिफिनेशन बताए थे, हालांकि प्रतिबिंब का डिफिनेशन अवतल दर्पण समतल दर्पण सबके लिए सेम ही होगा, उसमें हम वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे और आभासी प्रतिबिंब बताए थे। तो हम बोले थे कि जब कभी भी परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। एक होता आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब मतलब परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात वास्तविक रूप से मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो हम लिखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना यानी इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, इन कनकेव मिरर। तो पहला हम देखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए हम देखेंगे। तो देखते हैं ये एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण, और इसमें वस्तु से जो प्रकाश की किरण आ रही है बहुत दूर से आएगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, प्रधान अक्ष के क्या आएगी, समानांतर आएगी। ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर यदि प्रकाश की किरण आई है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, ये फोकस से होकर के गुजरेगा। तो जिस बिंदु पर कटा है वहीं क्या बनेगा,
प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, वस्तु कहाँ रखे हैं, इसमें वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हैं, तो समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिला है, तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखने का मतलब, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगा, तो फोकस पर, कहाँ बनेगा, तो फोकस पर, ठीक। और प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, वास्तविक कोमा उल्टा तथा बिंदुवत, वास्तविक कोमा उल्टा तथा बिंदुवत मतलब पॉइंट साइज का। ये पहली स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आई और परावर्तन के बाद फोकस पे मिला, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, फोकस पर, और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, या हिंदी में बोले वास्तविक, उल्टा तथा बिंदुवत। अच्छा, एक चीज़ और, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सूर्य का जैसे किरण आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मिरर के प्रधान अक्ष के समानांतर ही हो, तो वो ऊपर से आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है, तो इसी का हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो एक और डायग्राम बन सकता है। इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं आएगी, तो प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं आएगी, लेकिन आपस में समानांतर आएगी। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें या चंद्रमा से आने वाली किरणें, ये दोनों आपस में समानांतर है, लेकिन प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं है। यहाँ भी क्या होगा कि परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर, परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर मिलेगा वो क्या होगा, जिस बिंदु पर मिलेगा वहाँ तो प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। और देखिए यहाँ इस बिंदु पर मिला तो यहीं प्रतिबिंब बनेगा, और ये किस पोजीशन पर बनेगा, तो ये फोकस पर ही बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटा है तो प्रतिबिंब की स्थिति यही रहने वाली है, फोकस पर। और जैसे फोकस पर अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ क्या होता है, पॉइंट साइज का नहीं बन करके अब क्या हुआ कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, या वस्तु से बहुत छोटा या छोटा कर सकते हैं, वस्तु से बहुत छोटा या छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी अनंत पर रहने वाली वस्तु के लिए ये खींचा गया प्रतिबिंब है। तो चलिए पहला स्थिति मतलब पहला कंडीशन क्लियर हो गया, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं, जब वस्तु प्रधान अक्ष पर, जब वस्तु प्रधान अक्ष पर हो और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, तो वैसी स्थिति में क्या बनेगा, तो वैसी स्थिति में क्या बनेगा। ये क्या है, प्रधान अक्ष है और ये एक ध्रुव है और ये एक वक्रता केंद्र है। ये क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव है। ये एक वस्तु का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। ये एक AB नाम का एक वस्तु है, और इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरा क्या है कि अगर दूसरा प्रकाश की किरण हम कहीं से भी भेज सकते हैं, फोकस से भी जा सकता है, वक्रता केंद्र से भी जा सकता है, या पोल से भी जा सकता है, लेकिन हम किसी एक पॉइंट को से भेजेंगे तो हम चाहेंगे कि वक्रता केंद्र से ही भेज देते हैं, आसान होगा। तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ये वक्रता केंद्र पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, किसी आदमी को लगता है कि हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो मेरा पोजीशन कहीं और चला जाएगा, या फोकस से भेजेंगे तो मेरा पोजीशन चेंज हो जाएगा प्रतिबिंब की। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको दूसरा किरण फोकस से भेजना हो, या ध्रुव से भेजना हो, या वक्रता केंद्र से भेजना हो,
जहाँ कहीं भी भेजना हो भेजो, लेकिन रूल को फॉलो करते हुए। वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र पे रिटर्न हो जाएगा, या फोकस पर जाएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा, या पोल पे जाएगा तो आपतन कोण बनाते हुए परावर्तन कोण बनेगा। दूसरी बात, एफ और पी के बीच की जितनी दूरी है उसकी आधी दूरी फोकस की होती है। अगर ये सब कुछ सही है तो प्रतिबिंब को जहाँ बनना है वहीं बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण भेजना आवश्यक है, क्योंकि परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा तभी ना प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कम से कम 2 किरण भेजते हैं, एक प्रधान अक्ष के समांतर भेजे जो फोकस हो गया, जो वक्रता केंद्र से होकर भेजे वक्रता केंद्र पे रिटर्न आ गया, तो प्रतिबिंब इसी सी और एफ के बीच में बन गया। ये उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो अगर कोई प्रतिबिंब की स्थिति पूछे कि इस स्थिति में प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है या पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, तो स्थिति जब कभी भी हम लिखें तो ये प्रतिबिंब की स्थिति की बात है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज की बात है। तो ये सी और एफ के बीच में किसके बीच बनेगा, तो सी और एफ के बीच में ये प्रतिबिंब सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच का क्या मतलब, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे तो वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो चलिए, ये दूसरी स्थिति भी क्लियर हुई। अब हम ये पहली बार वस्तु को अनंत पर रखे थे, दूसरी बार जब हम वस्तु को रखे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। अब तीसरी बार जब हम वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही रख के चेक करते हैं। वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखेंगे और वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने के बाद क्या परिवर्तन आता है वो देखते हैं। तो हम ये एक अवतल दर्पण पुनः बनाए। ये इसका प्रधान अक्ष है और ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र पर जब कभी भी वस्तु को हम रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो ये वस्तु क्या है, ए बी। ये वस्तु क्या है, ए बी। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से होकर के गुजरेगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। चलो मान लेते हैं कि यही फोकस है, ये फोकस से गुजरा। तो दूसरा प्रकाश की किरणें ये फोकस से होकर के अगर हम भेजते हैं तो फोकस से होकर के भेजते हैं तो ये कहाँ आएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा। तो ये वक्रता केंद्र पर एक वस्तु था तो ये प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करें तो वस्तु जब सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। तो सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर। अच्छा, प्रकृति क्या होगी, तो ऑब्वियस है वास्तविक कोमा उल्टा तथा बिंदुवत नहीं तथा वस्तु के बराबर। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर ये प्रतिबिंब बनेगा। अब हम वस्तु को धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। जिसको उतारना है पॉज करके अपना उतार लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु कहाँ रखा जाए तो देखते हैं, ये शायद चौथी स्थिति होगी। और वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये एक प्रधान अक्ष है और ये एक ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र हम मान लेते हैं। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम किसी वस्तु को रखेंगे तो मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यही एक वस्तु है और इसी वस्तु से होती हुई प्रकाश की किरणें जाएगी। तो कम से कम 2 किरणों को हम परावर्तित कराते हैं। ये प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा,
फोकस से होकर के गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा। तो इस तरीके से गुजरा। और दूसरा, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें जाती है वो वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न आ जाएगी। तो वक्रता केंद्र से नहीं भेज करके हम दूसरा फोकस से भेज देते हैं। तो दूसरा जो फोकस से होकर जाएगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिला है यहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति C और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र पर था तो वक्रता केंद्र पे ही रह गया था, लेकिन जैसे वस्तु को आगे रखे तो प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लग गया। और तो C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये स्थिति है। प्रकृति क्या है? तो वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा कोमा तथा वस्तु से बड़ा। तो चलो ये चौथी स्थिति है। अब पांचवी स्थिति में हम वस्तु को फोकस पर रखकर चेक करते हैं कि फोकस पर रखने से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो पांचवी स्थिति, हम जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो फोकस पर रखने का हम प्रयास करेंगे। वस्तु को फोकस पर रखने का प्रयास करेंगे। ये एक अवतल दर्पण है और ये एक ध्रुव है और ये एक वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ये फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस है और फोकस पर एक वस्तु है जो AB नाम का एक वस्तु है। ये प्रधान अक्ष के समानांतर, ये प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें गई तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? तो ये फोकस से होकर के गुजरेगा। दूसरा, प्रकाश की किरणें अगर वस्तु से होकर के जाती हो तो मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद ये वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न आ जाएगा। तो ये आपस में लगभग प्रधान अक्ष के समानांतर, मतलब ये जब वक्रता केंद्र, मतलब जब वस्तु से होती हुई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र के दिशा में जाती है तो वक्रता केंद्र के दिशा पे क्या हो गया? वापस लौट गया। तो ये दोनों आपस में समानांतर किरणें चली जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये समानांतर किरणें अनंत पर जाकर मिलती है और प्रतिबिंब की स्थिति अगर कोई पूछेगा तो क्या बनेगा? अनंत पर। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब वस्तु को हम फोकस पर रखे थे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है और जब वस्तु को हम अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, ये प्रतिबिंब बनेगा। अब हम छठे स्थिति की बात करते हैं। छठे स्थिति में प्रतिबिंब और ये कहाँ बनेगी? छठी स्थिति, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? तो वस्तु को अब हम रखेंगे ध्रुव और पोल के बीच, ध्रुव और पोल के बीच। ये एक अवतल दर्पण है और ये एक प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है और ये मान लेते हैं एक फोकस है। ठीक, तो ध्रुव और फोकस के बीच में एक वस्तु को रखा गया, एक वस्तु को रखा गया। ये प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गई तो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गई, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? तो फोकस से होकर के गुजरेगा। प्रधान अक्ष के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से होकर के गुजरेगी। तो फोकस और ये वक्रता केंद्र है। तो दूसरा, वक्रता केंद्र से हम प्रकाश की किरणों को भेजना चाहते हैं तो जो वक्रता केंद्र पर भेजेंगे तो वक्रता केंद्र पर क्या आ जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। तो वक्रता केंद्र पर रिटर्न आएगी तो आगे जाने के बाद ये दोनों लाइन के बीच की दूरी और बढ़ता ही चला जाएगा, कहीं कोई मिलने का चांस नहीं है। लेकिन जब कभी भी हम पीछे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर किसी न किसी एक बिंदु से आता हुआ लग रहा है। इसी को हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे। इसी लाइन को हमने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया है, इसी लाइन को हमने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया है। तो ये ऐसा लगेगा कि किसी न किसी पीछे किसी न किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये A डैश और B डैश।
तो इसमें क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति अगर पूछे तो हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रकृति पूछेगा तो आभासी कोमा सीधा, आभासी कोमा सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। यही एक छठा केस है जिसमें अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बना और सीधा प्रतिबिंब बना। इसी आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनने की वजह से इसे हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें छोटे छोटे दाढ़ी या छोटे छोटे बाल बड़े बड़े आकार में दिखाई पड़ते हैं, जिससे हमें हजामती कार्य करने में यानी सेविंग के कार्य करने में आसानी होती है। तो सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण को इसी वजह से उपयोग किया जाता है। अब हम बहुत कम समय में उत्तल दर्पण में किरण का गुण बताते हैं। उत्तल दर्पण में किरण का गुण, उत्तल दर्पण में अगर किरण का गुण देखेंगे तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रे इन कन्वेक्स मिरर। अब अंग्रेजी नहीं लिख करके बहुत कम समय में हम इसको ख़त्म करेंगे। तो देखो, ये मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण है, ये मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण है और ये इसका प्रधान अक्ष है। याद रखेंगे इस प्रधान अक्ष के समानांतर जब कभी भी प्रकाश की किरणें आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन के बाद ऐसा लगेगा कि जहाँ परावर्तित होकर आया तो लगेगा कि मुख्य फोकस से परावर्तित होकर के आया है। ये एक प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। और ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र के दिशा में आने की कोशिश करें, वक्रता केंद्र के दिशा में, वक्रता केंद्र के दिशा में आने की कोशिश करें तो ये वक्रता केंद्र के दिशा में ही रिटर्न हो जाएगा। वक्रता केंद्र के दिशा में आने का कोशिश करता है, ये वक्रता केंद्र के दिशा में ही रिटर्न हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज, अगर ये मान लो समानांतर आया तो परावर्तन के बाद ऐसा लग रहा है फोकस से होकर परावर्तित हो रहा। दूसरा, जब कभी भी प्रकाश की किरणें फोकस के दिशा में आने का कोशिश करें तो परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाएगा। कहाँ? अगर फोकस की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है तब। ये था उत्तल दर्पण में किरण का गुण। इसको याद रखेंगे तो हमको उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन का काम आसान हो जाएगा। अब हम बताते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ मतलब बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखा हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और परावर्तन के बाद ये लगेगा कि मुख्य फोकस पर मिल रहा है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगेगा। देखो, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई तो परावर्तन के बाद वापस लौट गई और ऐसा लग रहा है किसी न किसी एक बिंदु पर, किसी न किसी एक बिंदु पर, बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही है, मतलब फोकस पर। प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गई तो परावर्तन के बाद जो रिटर्न हुआ ऐसा लगेगा कि फोकस से होता हुआ प्रतीत आ रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम देखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे फोकस पर। क्या लिख देंगे? फोकस पर। और प्रतिबिंब के प्रकृति की अगर बात करेंगे तो क्या बनेगा? आभासी कोमा सीधा तथा बिंदुवत, आभासी कोमा सीधा तथा बिंदुवत, इस तरीके का ये बनेगा। अब हम जब वस्तु इसमें प्रधान अक्ष पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रधान अक्ष पर जब वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम देखते हैं कि ये एक उत्तल दर्पण है और ये इसका प्रधान अक्ष है, ये एक वस्तु है। इसमें क्या करते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें जाएगी तो परावर्तन के बाद किसी न किसी बिंदु से होकर के परावर्तित होता हुआ नज़र आ रहा, तो लगेगा कि फोकस से होता हुआ प्रतीत आ रहा है। जब कभी भी इसको वक्रता केंद्र पर भेजेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न आता हुआ प्रतीत होता है। तो मान लेते हैं कि ये इधर वक्रता केंद्र है। तो देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब जहाँ कटा नहीं लेकिन कटता हुआ प्रतीत, प्रधान अक्ष के समांतर गया, परावर्तन के बाद लग रहा है कि फोकस से हो क्या जा रहा है। अच्छा, वक्रता केंद्र पर जो जाने का कोशिश करेगा वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न आ जाएगा। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, A डैश B डैश
के बीच में, ये P और F के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति जब देखेंगे तो P और F के बीच, P और F के बीच का मतलब हुआ ध्रुव और फोकस के बीच। प्रकृति की बात करेंगे तो आभासी कोमा सीधा तथा वस्तु से छोटा, आभासी कोमा सीधा तथा वस्तु से छोटा, इस तरीके का ये प्रतिबिंब बनेगा। कोई बोलेगा सर प्रधान अक्ष पे दूर रखेंगे, तो कितनों दूर रखोगे, अगर अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा। अनंत से जैसे जैसे आगे जाएंगे तो फोकस ये धीरे धीरे इधर पीछे की तरफ खिसकता जाएगा। अगर तुम ध्रुव पर सटा दोगे वस्तु को, प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बन जाएगा। तो चलो आज भर हम इतने छोड़ते हैं, इससे आगे के क्लास में हम F बराबर R/2 दर्पण सूत्र वो अगर प्रूफ करेंगे। और समतल दर्पण अभी तक हम नहीं, तो समतल दर्पण के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। धन्यवाद। ये 10th क्लास के लिए हमने सीरीज स्टार्ट किया है, तो 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसके बीच ये सारा वीडियो शेयर कर दिया जाए। चलिए धन्यवाद।